वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और कैसी गुजरी आपकी ईद की छुट्टियां। चलें, अब ईद तो आपने गुजार ली और खूब मौज मस्ती भी कर ली। अब अपना जो है अब नेक्स्ट आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने 15 तक कंप्लीट कर लिए थे और थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर को, और लेक्चर नंबर आपका है 16। तो आज का टॉपिक है तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947। तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 के बारे में कुछ यूँ है कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना था, तो उसके क़याम का मकसद क्या था। उसका मकसद ये नहीं था कि बरे सगीर को सिर्फ आप डिवाइड कर देना है, बल्कि उसका मकसद ये था कि मजहबी, माशरती और तालीमी मैदान में जो है मुसलमानों की एक अपनी एक जो है उनकी शनाख्त होनी चाहिए। ठीक है, एक मुसलमान कौम तश्कील पाए। और कैंप पाकिस्तान पहले ये तमाम इलाका चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, काम कर रहा था, तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तमाम तक पॉलिसियाँ जो है वो इन्हीं की इम्प्लीमेंट थी यहाँ पे। और हम लोग जो है कि यहाँ पे एक ग़ुलाम कौम की हैसियत से काम कर रहे थे उनके अंडर। तो बरतानवी जो उनका निज़ाम था, एजुकेशन का निज़ाम स्पेशली, उसने हमारे जो एजुकेटेड लोग थे उनमें एहसास कमतरी का एहसास इस हद तक पैदा कर दिया था कि इन्हें अंग्रेज़ हाकमों की हर अदा भली महसूस होने लगी थी। और यानी उनका उठना बैठना, उनका चाल, उनका कपड़ा पहनना, उनका ओढ़ना बिछोना, बोलना, इवन है कि वो उनके जो लाइफ के हर मैदान में जो उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते थे। तो इस निज़ाम से क्या हुआ, एक ग़ुलामाना किस्म की जहनीत का जो है ना रुझान पैदा हुआ, जन्म दिया उसने। और उससे जो है हमारे एजुकेटेड जो मुस्लिम लोग थे अपनी सकाफ़त से दूर होने लगे। वो मॉडर्नाइज होने के नाम पे जो है अपने आप को अपनी सकाफ़त से दूर कर रहे थे, और उन्हें एहसास नहीं था कि वो मॉडर्निज़म की तरफ नहीं बल्कि ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं। तो हम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह को बरतानवी एजुकेशन सिस्टम में जो ख़राबियाँ थी उसका पूरी तरह से एहसास था। तो लिहाजा आपने 11 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम राइज करने के लिए अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिसके लिए हम पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि एक जो हमारे सामने एक मुकम्मल हकीकत के तौर पर बन गया है। लेकिन एक नई ममलिकत का क़याम ही हमारे मकासद के हसूल का ज़रिया हो सकता है। तो लिहाजा ख्याल ये था कि हम एक ऐसी ममलिकत के मालिक हों जहाँ हमारी अपनी रिवायात हों और हमारी तहजीब सकाफ़त के मुताबिक हम तरक्की कर सकें, और जहाँ इस्लाम के अदल और मुसावात के असूलों को आज़ादी से बरसर अमल लाने का मौका हासिल हो। पाकिस्तान चूँकि एक नज़रियाती ममलिकत है और इसका तकाजा भी यही है कि इसका एजुकेशन सिस्टम भी इसी अकीदे के अकॉर्डिंगली इस्तवार यानी उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। तो लिहाजा क्या पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही एक नई ममलिकत जो बनी हमारी, उसको ऑब्वियसली जो है नया मुल्क बना था, तो उसका बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना था। और जिसमें जो है जो महाजरीन इंडिया से यहाँ पर आए थे उनको आबाद करना, उनकी आबाद करी थी। फिर अपना डिफेंस सिस्टम जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना था। ऊपर से एक कश्मीर का मसला चल रहा था, और फिर हुकूमत को चलाने के लिए हमारे पास फाइनेंशियली तौर पे जो है बहुत कमी थी। लेकिन कायदे आज़म ने इस तमाम तर जो है वो टफ हालात में भी एजुकेशन की अहमियत को जो है उसको प्रायोरिटाइज रखा, प्रायोरिटी के तौर पे उसको जो है पेश किया, और एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का जो है मुनक़िद की। फिर इसके बाद ये है कि चुनाचे ये फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी जो कि 27 नवंबर 1947 को कराची में शुरू हुई और 1 दिसंबर 1947 तक जारी रही। अब इस कॉन्फ्रेंस में जो है कायदे आज़म बज़ाती यानी कुछ ऐसे वजूहात थी जिसकी बेसिस पे जो है वो खुद ज़ाती तौर पर उसमें शिरकत ना कर सके, लेकिन इनका मैसेज जो है इसमें दिया गया था। और इसके मेन जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, वो ये थे कि हमें बहैसियत एक आज़ाद और इस्लामी नज़रिया की हामिल कौम के अपने एजुकेशन सिस्टम को अपनी तारीख, सकाफ़त और ज़माने के बदलते हुए हालात के मुताबिक ढालना चाहिए।
और सेकंड जो पॉइंट था इनका वो ये था कि दुनिया में जितने भी जो एजुकेशन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, उन पर हमारे जो है कड़ी नज़र होनी चाहिए। थर्ड वन ये था कि एजुकेशन सिर्फ किताबी और नजरी इल्म के असूल का नाम नहीं है, बल्कि ये अमली, साइंसी और फ़नी इल्म पर भी तवज्जो देने का नाम है, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। सिर्फ हमने रटाफिकेशन की तरफ नहीं जाना, हमने रॉड लर्निंग नहीं करनी, ठीक है। थ्योरेटिकल लर्निंग से हट के प्रैक्टिकल भी जो है लाजमी चीज़ है। फिर इसके साथ जो है एजुकेशन के ज़रिए ही हम अपनी नई नस्ल के किरदार की इस अंदाज में तरबियत कर सकते हैं, ताकि जिससे इनमें इज़्ज़त नफ्स, दयानतदारी, एहसास ज़िम्मेदारी और इशारा कुर्बानी और कौमी खिदमत का जज्बा पैदा हो सके। और फिफ्थ वन ये था कि एजुकेशन के ज़रिए तमाम ज़िंदगी के तमाम शोबों में माहिरीन, हमें एक्सपर्ट चाहिए, तरबियत याफ्ता हुनरमंद अफराद चाहिए, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। तो ये तो थे वो नकात जो कायदे आज़म के नकात थे, और जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हमारी जो पहली हुई थी उसमें पेश किए गए थे। आपका मैसेज पढ़ के सुनाया गया था, लेकिन आप बजाते खुद जो है अपनी कुछ वजूहात की बिना पे जो है उसमें शिरकत नहीं कर सके थे। तो तालीमी कॉन्फ्रेंस से अब हमारे वज़ीर तालीम ने जो ख़ताब किया था उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। उस वक्त 1947 में वज़ीर तालीम कौन था पाकिस्तान का? वो थे फजलुर रहमान थे, ठीक है। तो फजलुर रहमान साहब ने अपने जो है सदारती खुतबा जो दिया था, क्योंकि वो उसको प्रिजाइड कर रहे थे कॉन्फ्रेंस को, ठीक है, तो उसमें ये कहा था कि वो एजुकेशन में रूहानी अंसर को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब उनका कहना ये था कि अगर इस पॉइंट को, रूहानियत को इसमें से निगलेक्ट कर दें, नज़रअंदाज कर दें, तो इसके जो है रिज़ल्ट इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है। और जदीद तौर का अलमिया, चूँकि उस वक्त जो है अभी भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हुई थी, तो दो अजीम जंगों की सूरत में कहते हैं हमारे सामने है। तो इन जंगों और वसी साइंसी जितनी भी इजादात हैं उनसे हमें क्या सबक मिलता है? उनसे हमें ये सबक मिलता है कि अगर साइंसी तरक्की तो हमने बज़ाहिर कर ली है, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, स्पेशल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें बड़े जो है मॉडर्न किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो है दुनिया ने बड़ा डेवलपमेंट कर ली है जी इस काम में। लेकिन इसके साथ साथ उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग की इंतहाई ज़रूरत है, जो कि नहीं हो सकी। के साथ साथ कह रहे हैं कि इंसानी अखलाक और रूहानियत, इसको तरक्की देना जो है इंसानी नस्ल की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जमहूरियत और शहरियत, जमहूरियत से मुराद ये है कि जिसमें जो है अवाम की राय को जो है माना जाता है, ठीक है। बज़ाहिर जो आप कह लें उसको हकीकतन तो ऐसा ये है कि हमारे इस्लाम में जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जमहूरियत हमारा एक इस्लामिक आप कह लें उसमें नजरिया हयात में नहीं आता। ये आप ये जो कह लें इनकी इंसान की अपनी बाद में खुद बनाई गई है कि जी ताकत का महवर जो है वो सिर्फ जो है अवाम है, जबकि इस्लाम क्या कहता है कि ताकत का महवर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तो हमें जो है उस बेस पे जो इंसान सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा, जो कैलिबर होगा, उसी को जो है हाकिम बनाना है, ठीक है। और ना कि उसको जो कि अवाम जिसको जो है मुंतखब करती है। अवाम का इंतखाब गलत हो सकता है, लेकिन जो तकवा की बेस पे और जो अल्लाह ताला के बनाए हुए जो है रूल्स को जो है सामने रखते हुए अगर हम जिस बंदे का इंतखाब करेंगे वो गलत नहीं हो सकता। एनीवे, ये एक लंबी चौड़ी एक अलग एक बहस है। क्योंकि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक है, तो लिहाजा हम इसके अगेंस्ट बात कर नहीं सकते, तो हमने उसी चीज़ को जो है आगे लेकर चलना है। लेकिन बहरहाल सिर्फ आपको इतना बताना ज़रूरत है कि आप लोग बीइंग टीचर में आपको मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको एटलीस्ट जो है क्योंकि इसके साथ साथ हमने अपना ना सिर्फ हमने दुनियावी एजुकेशन हासिल करनी है बल्कि दीनी एजुकेशन का भी साथ के साथ बंदोबस्त करना है। तो एटलीस्ट पता हो आपको कि जमहूरियत जो है इस्लाम में ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो जमहूरियत और शहरियत इसके लिए, क्योंकि इस्लाम में पता है क्यों है, इसलिए बच्चों जमहूरी निज़ाम में क्या होता है कि और शहरी निज़ाम में शहरियत जो हम कहते हैं जिसको सिटीजनशिप, इसमें यह है कि आपका जीना मरना लड़ना सब कुछ है ना अपनी एक स्पेसिफिक जो आपका एरिया जो आपकी हदूद है अपनी
कौम की हद तक होता है, ठीक है। लेकिन जबकि बीइंग मुस्लिम, क्योंकि हमारे जो नबी थे वो रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजे गए थे, ठीक है, तमाम दुनिया के लिए रहमत, ना कि किसी एक मुल्क के लिए, ना कि किसी एक स्पेशल एक कौम के लिए, ठीक है। तो कौमियत का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर नहीं है, हमारा तो एक बड़ा वसी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम मजहब की बेस पे जो है ना अब एक कौम है, हम तमाम, भले वो जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं, ईरान में रहने वाले हैं, सऊदीया में रहने वाले हैं, इराक में, अफगानिस्तान में, तुर्की में, दुनिया में, अमेरिका में, यूके में, जहाँ 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 मुस्लिम जितने भी रहते हैं वो सब एक कौम है। तो हमारी कौमियत का कॉन्सेप्ट जो है ये है, ना कि सिर्फ एक एरिया हमने जी स्पेसिफाई कर दी है, बाउंड्री बना ली है, ये पाकिस्तान है और हमारा जीना मरना लड़ना सारा सिर्फ इसके लिए ऑब्वियसली होना चाहिए, अपना डिफेंड करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जिन जिनको हमारी ज़रूरत है, वो भी हमारी कौम है, उसको भी अपनी कौम जैसा ही दर्द जो है महसूस उसके लिए करना चाहिए। जो कि इस जमहूरियत या कॉन्सेप्ट ने, कौमियत या कॉन्सेप्ट ने उस चीज़ को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया है, ठीक है। क्योंकि हम वही बात है, मॉडर्नाइज होते 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 हम बिल्कुल ही, हमें पता ही नहीं, हम मॉडर्निज्म की तरफ जाते जाते अपने आप को बिल्कुल ही जो है आप कह लें कि माजूर, अपाहज और पता नहीं क्या क्या कुछ हम बनाते जा रहे हैं, अपने इस्लाम से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। तो लिहाजा आपने फरमाया था कि हमारे जो वजीर तालीम थे फजल रहमान ने कहा कि शहरी के लिए अपने हकूक़ व फ़राइज़ का जानना इंतहाई ज़रूरी होता है, और किसी ऐसे शख्स को वोट का इस्तेमाल का हक देना जिसे शहरी के हकूक़ व फ़राइज़ का इल्म ना हो, ऐसे ही है जैसे बच्चे के हाथ में बारूद आप दे दें, और जो है वोट का गलत इस्तेमाल बदउनवानी और सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म देता है। तो तालीम के लाजमी है कि वो जमहूरियत के चलाने के लिए लोगों में जो है एहतसाब की कुव्वत पैदा करे। एहतसाब होता है अपने जो सेल्फ एनालिसिस, आपने किसी से पूछ कुछ करना, ठीक है। तो इसके बाद है कि कौमी इत्तेहाद और इस्तेहकाम, इसको भी वाज़ेह किया गया, और जो सूबाई असबियत के खतरात से आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारे अवाम पंजाबी, सिंधी, बलोची, बंगाली और पठान होने पर फख्र करते रहे हैं, जबकि इंतहाई अफसोसनाक बात है। हम एजुकेशन के जरिए अपनी इस तासुब को जो है ना, तासुब नजरी को, इस फिरका बंदी को हमने ख़त्म करना है। तासुबात जो हैं ये हमेशा हर मुल्क के लिए जो तबाहकुन होते हैं, लिहाजा हमारे लिए भी ये तबाहकुन साबित हो सकते हैं, और हमें सिर्फ पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करना चाहिए और कौमी इत्तेहाद के सिलसिले में हमारी वफादारी नाकाबिल तकसीम हो। ये तो है एक जमहूरी नज़रिया है, जमहूरियत का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो था इसमें, इस कॉन्फ्रेंस में जो है एजुकेशन कमेटीज़ जो है बनाई गई थी, जितने भी जो उसमें शिरका थे, जिन्होंने शिरकत की थी, उन तमाम को उन्होंने 10 कमेटियों में डिवाइड कर दिया था। और इन कमेटियों के ज़िम्मे क्या था? इनके ज़िम्मे ये था कि इन्होंने एजुकेशन के डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, शोबे हैं, उसमें तरक्की का जायज़ा लेना है, ठीक है। और इसके अलावा उसका जायज़ा लेने के बाद फिर अपनी एक रिपोर्ट बनानी है, और उसमें जो है सिफारिशात पेश करनी है कि हम किस किस तरह से जो है क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए। और इसमें सबसे जो पहला जो पॉइंट था वो ये था कि हमने पाकिस्तान का जो नज़रिया है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि कौमी नज़रिया किसी भी जो है ना कौम की एजुकेशन सिस्टम की बेसिस होता है। तो चूंकि पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद इस्लाम और दो कौमी नज़रिया पर थी, इसलिए जो है ये सिफारिश की गई थी कि नज़रियत पाकिस्तान एजुकेशन की बेसिस होगी, क्योंकि इसके बगैर हम इस नज़रियाती ममलिकत की जो बुनियादें हैं वो खोखली हो जाएंगी, उसको हम मुस्तहकम मजबूत नहीं बना सकते। तो पहली एजुकेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें सिफारिश की गई थी कि नज़रिया पाकिस्तान को नई जो हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके जहनों में एक आप कह लेंगे रास करने के लिए या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको परवान चढ़ाने के लिए, ठीक है, पैबंद करने के लिए इस्लाम की बेसिक एजुकेशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान का नज़रिया क्या है, क्योंकि इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना था, तो लिहाजा इस्लाम की बुनियादी एजुकेशन जब तक हासिल
हम नहीं करेंगे हमें पाकिस्तान का नजरिया समझ नहीं आ सकता। तो कॉन्फ्रेंस ने सिफारिश की कि लड़कों और लड़कियों के तमाम स्कूलों में दीनी एजुकेशन को लाजमी तौर पे जो है उसको बंदोबस्त किया जाए और अरकान इस्लाम की प्रैक्टिकली तरबियत का जो है वो नफाज लाजमी हो। चूँकि पाकिस्तान में मुस्लिम्स के अलावा दूसरी भी कौमें यहाँ पे हैं, दूसरी भी अक़लियतें, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी यहाँ पर हैं, तो लिहाजा इनको भी जो है इनके नज़रिया हयात और मज़हब के अकॉर्डिंगली एजुकेशन दी जाए। फिर लाजमी तालीम के बारे में कहा गया कि इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में हम्मागीर कहते हैं एक मजमुई तौर पे कम्प्लीटली, यानी हर जगह सबके लिए बराबर यकसां लाजमी और फ्री एजुकेशन, फ्री इब्तदाई एजुकेशन का बंदोबस्त करने की सिफारिश की गई। और कहा गया कि मुल्क में जो इलिटरेसी, नाखवानदगी और पसमानदगी, गुर्बत और जहालत, इसको ख़त्म करने के लिए हमें ये एक आप कह लें मजमुई तौर पे, ये हम्मागीर तौर पे एक लाजमी और फ्री बेसिक एजुकेशन का बंदोबस्त करना इंतहाई लाजमी है, ज़रूरी है। इब्तदाई एजुकेशन से मुतल्लिका कमेटी ने सिफारिश की कि बेसिक एजुकेशन की जो मियाद है उसकी मुद्दत है वो 5 साल हो, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 साल कर दिया जाए। इब्तदाई यानी अब नर्सरी से लेकर जो 5 क्लास तक बेसिक एजुकेशन थी, ठीक है। देन इसके बाद जो है उसको बढ़ा के मिडल तक कर दिया गया था, 8वीं क्लास तक कर दिया गया था। तो बेसिक एजुकेशन के इदारों के असातिज़ा के लिए मुख्तसर सी ट्रेनिंग शॉर्ट पीरियड के बाद उनकी ट्रेनिंग का भी जो है बंदोबस्त किया जाते रहना चाहिए। देन इसके बाद है कि तालीम बालगा पाकिस्तान में आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे बालिग अफराद पर मुश्तमिल है जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो लिहाजा ऐसे जो इलिटरेट जो अफराद हैं उनको मुल्क की मजमूई तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। मुल्क से जो है जहालत और इलिटरेसी का खात्मा करने के लिए तालीम बालगा के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को स्टार्ट करने की भी सिफारिश की गई। दैन शहरियत की तरबियत, सिटीजनशिप, इसकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो लिहाजा यहाँ के हर शहरी को अपने हकूक़ और फ़राइज़ का जो है इल्म होना चाहिए, ठीक है। उन सब में बच्चों में जो है स्टार्ट से ही उनमें डिसिप्लिन, उनमें दयानतदारी, हुब्बुल वतनी, एहसास ज़िम्मेदारी और माशरती खिदमत का जज्बा पैदा करने के लिए शहरियत की तालीम दी जानी चाहिए। देन है ज़रिया तालीम, मोड ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें जो है सिफारिश की गई थी कि सूबों में प्राइमरी लेवल तक जो है जो मोड ऑफ एजुकेशन जो है सूबाई ज़ुबानें भी हो सकती हैं, ठीक है, यानी लोकल ज़ुबानों में आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में उर्दू जो थी उसको कौमी ज़ुबान की हैसियत से लाजमी मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाए। मिडिल और हाई स्कूल में मिडिल और हाई लेवल पे जो है एजुकेशन वो होगी उर्दू लैंग्वेज में दी जाएगी, और आला तालीम के लिए अंग्रेज़ी को नागज़ीर बुराई के तौर पे कुछ अरसा जारी रखने की सिफारिश की गई। उस दौर में देखिए अंग्रेज़ी को एक नागज़ीर बुराई का नाम दिया गया था, जो कि आजकल हम उसको बड़ा प्राउडली उसे बोलने में फ़ख्र महसूस करते हैं, ठीक है। और देन है अंग्रेज़ी का मकाम क्या है जी। अंग्रेज़ी का मकाम उस कॉन्फ्रेंस में सिफारिश की गई थी कि अंग्रेज़ी को आहिस्ता आहिस्ता हम जो है इसे एजुकेशन से ख़त्म कर देंगे। इसको ज़रिए हम कम्प्लीटली तो ख़त्म नहीं कर सकते, एलिमिनेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सी जो किताबें जो लेटेस्ट जो है साइंटिफिक वो सारी के सारी इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो लिहाजा उसको एकदम से ख़त्म करना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपना ज़रिए तालीम के तौर पर उसे ख़त्म कर देंगे और आला तालीम भी उर्दू ज़ुबान में देंगे। देन है एजुकेशन फॉर वुमेन, ख़वातीन की तालीम निस्वा। इस बारे में कहा गया था कि पाकिस्तान में जो है उस पर ख़वातीन की शरह ख़वानदगी मर्दों से बहुत कम थी, देहात में ख़वातीन की एजुकेशन ना होने के बराबर थी। तो कॉन्फ्रेंस में जो है ख़वातीन की एजुकेशन को ख़ास अहमियत दी गई और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई। कमेटी ने ये सिफारिश की कि लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कायम किए जाएं। अब भी अगर हम देखें तो हमारे इलाकों में जो है वुमेन कॉलेजेस की तादाद बॉयज़ कॉलेजेस की निस्बत ज़्यादा है, ठीक है। तो इब्तदाई जो मदारिस हैं उसमें लड़कों और लड़कियों को एक साथ इकट्ठे तालीम दी जाए, लेकिन स्कूल और कॉलेज के लेवल पर इनकी तालीम का अलग अलग इंतज़ाम किया जाए।
ख़वातीन असातिज़ा की तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। इसके अलावा ख़वातीन के लिए अलग मेडिकल कॉलेजेस भी कायम किए जाएं। देन है साइंटिफिक फ़नी तालीम। 1947 की जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें साइंसी और फ़नी तालीम पर जो है बहुत जोर दिया गया था, और इसमें ये तय पाया था कि एक साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कौंसिल का क़याम अमल में हम लेकर आएंगे, ताकि वो मुल्क में जो है साइंस को और जो आपकी जो फ़नी एजुकेशन है, फ़नी से मुराद नॉट फ़नी नॉट जोक, ये इट मीन्स लाइक कोई स्किल्ड एजुकेशन जिसके थ्रू आपके हाथ में कोई स्किल आए, ठीक है, कोई स्किल जो डेवलप करती है, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें आपकी ब्यूटिशियन के कोर्सेज भी आ सकते हैं, इसमें आप ड्रेस डिज़ाइनिंग के कोर्स आप कर सकते हैं, इसमें ऑटो कैड का कर सकते हैं। ऑटो कैड जो कंप्यूटर पे जो है ग्राफिक्स और ये दूसरे नक्शे वगैरह बनाते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, घरों की बिल्डिंग्स की, वो इसमें आ जाती हैं चीज़ें। या कोई भी हुनर, किसी भी किस्म का हुनर जो है हम प्लम्बरिंग का, इलेक्ट्रिशियन का जो है आप सिखाएं दें, ताकि जो है ना सिर्फ हमारी रॉट लर्निंग हो, बल्कि इसके साथ साथ बच्चे इस काबिल भी हो सकें कि अपना कोई अलग छोटा मोटा कारोबार, अपने लिए कोई जरिए रोज़गार भी बना सकें। फिर है कि असातिज़ा की ट्रेनिंग। असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए इस कॉन्फ्रेंस में ये सिफारिश की गई कि बेसिक जो एजुकेशन है प्राइमरी तक जो थी पहले स्टार्ट में, उसके लिए जितने भी टीचर्स हों उसका अंदाज़ा लगाया जाए कि हमें कितने असातिज़ा की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखा जाए, और फिर देखा जाए कि उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त कैसे करना है। तो असातिज़ा की तनख्वाहों पर भी दोबारा एक दफ़ा फिर जो है उसको रिवाइव किया जाए, नज़रसानी किया जाए, और उसमें जो टीचर्स जो हैं, जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिनकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, उनको जो है इनामात दिए जाए। ये पाकिस्तान अकेडमी के नाम से तरबियत असातिज़ा के लिए एक कौमी इदारे का क़याम अमल में लाया जाए। तो 1947 की जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, एक मुकम्मल एजुकेशन पॉलिसी तो वो ना दे सकी, क्योंकि ये पहली कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इसने जो नेक्स्ट आने के लिए एक प्रॉपर एक प्री प्लान एक स्केच एक बना लिया था। ये तय हो गया था कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसकी बुनियाद इस्लामी नज़र हयात पर ही रखी जा सकती है। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर अमल दरामद करने के लिए 1951 में 6 साल एक प्लान बनाया गया था, और नए एजुकेशनल इदारे खोलने और एजुकेशन तरक्की के नए प्रोग्रामों पर जो है जितने एक्सपेंसेस होने थे उनका अंदाज़ा लगाया गया, और मुल्की वसाइल क्योंकि जो है इन अखराजात को भी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थे, ठीक है, हमारे मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं थे, तो लिहाजा इस प्लान पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद ना हो सका। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो टॉपिक है वो है कौमी तालीमी कमीशन 1959। ये जी अक्टूबर 1958 की बात है। उसमें फौजी इनकलाब आया था और फील्ड मार्शल अयूब खान थे। उन्होंने एजुकेशन में इस्लाहात के लिए तालीमी कमीशन कायम किया था, और कमीशन ने इस वक्त के जो आपके सेक्रेटरी एजुकेशन थे SM शरीफ की सरबराही में अपनी रिपोर्ट अगस्त 1959 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश की थी। अब इस कमीशन ने जो तजावीज़ पेश की उन्हें तस्लीम कर लिया गया, और उसमें था क्या उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। उसमें यह था कि रहनुमाई और मुशावरत का प्रोग्राम। तो फर्स्ट वन तो ये था। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए और उनकी गाइडेंस के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए ये तय हुआ कि हर लेवल पे, हर सानवी और फनी से मुराद जो आपकी प्रैक्टिकल जो आपकी उसमें एजुकेशन होती है, ठीक है, वोकेशनल और आला एजुकेशन के इदारे में एक रहनुमाई और मुशावरत, काउंसलिंग एंड गाइडेंस का एक इदारा भी कायम किया जाए। वहाँ एक रहनुमा मशीर होना चाहिए, ठीक है, जो ताकि बिला सोचे समझे स्टूडेंट्स और बेमकसद तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की रहनुमाई की जा सके। अब भी देखिए आप लोग जब आते हैं हमारे पास
जब आपका एडमिशन होता है मैट्रिक के बाद, फर्स्ट ईयर में आते हैं, देन आपको पता नहीं होता कि आपने क्या रखना आगे, आपके लिए क्या बेहतर है। हम सारे के सारे साइंस की तरफ भाग रहे होते हैं, एक मेडिकल का एक ट्रेंड पैदा हुआ तो उस तरफ सब भाग पड़े, फिर डॉक्टर्स सॉरी फिर आ गया आईसीएस का आया तो उस तरफ सब एक तरफ लग गए, फिर इंजीनियर्स का आया, ठीक है। तो हमें पता नहीं होता हमने आगे करना क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है, और जो है हमारी मेंटालिटी, हमारी कैपेबिलिटी के लेवल की कौन सी एजुकेशन हो सकती है, हम किस में जो अच्छा जो है परफॉर्म कर सकते हैं और किसका स्कोप ज्यादा है, बेटर है, ठीक है ना। तो इस तरह के हालात से जो है उसको निपटने के लिए एक ऐसा इदारा हो जो कि स्टूडेंट्स के माइंड को भटकने ना दे, बल्कि उनकी गाइडेंस करे, गाइडेंस दे, उनको रहनुमाई करे, और वो और हमारे स्टूडेंट ऐसी एजुकेशन हासिल करें जो खुद स्टूडेंट्स के लिए और इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो, ठीक है। देन है कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम, निज़ाम इम्तिहानात, ये कैसा होना चाहिए। तो कमीशन ने जो है स्टूडेंट में मेहनत की आदत को पैदा करने के लिए रट्टाबाजी की सख्त मुखालफत की, और एजुकेशन जो सिस्टम था उसको असर नो दोबारा से फिर से एक आप कह लेंगे उसको तरतीब दिया गया, और उसमें ये कहा गया, कमीशन ने जो है अपनी एक सिफारिश थी कि 25% नंबर जो हैं वो दाखिली इम्तिहान लिए जाएंगे, यानी 25% नंबरों के लिए दाखिली इम्तिहान लेंगे जो आपका एंट्री टेस्ट होता है, ठीक है। और 75% जो नंबर है उसका इम्तिहान कौन लेगा, वो लेगी आपकी यूनिवर्सिटी लेगी, ठीक है। तो दोनों तरह के जो आपके जो वो एग्जाम होंगे उसका अलग अलग उनमें कामयाबी हासिल करना जरूरी है। तो इम्तिहान में कामयाबी के लिए हर मजमून में 40% नंबर लाजमी हो, ठीक है। यानी एक जिस तरह से आजकल है ना कि 33% नंबरों वाला पास हो जाता है, तब ये था कि 40% नंबर वाला पास, और उस दौर में जो है नंबर इस तरह से नहीं आते थे जिस तरह से आजकल खैरात में मिलते हैं नंबर, फुल मार्क्स मिल रहे होते हैं, जो कि एक बड़ा अननेचुरल सा और बड़ा एक आर्टिफिशियल से जो है वो लुक देता है, ठीक है। तो उस दौर में नंबर गेन करना बहुत टफ था, ठीक है। और पास होने के लिए जो ऑन द होल 50% नंबर वाला बच्चा पास करा देंगे, और सेकेंड डिव के लिए जो है 60%। अब क्या है कि 60% वाला जो है उसकी फर्स्ट डिव कंसीडर की जाती है, बहुत अरसे से ये चल रहा है। और फर्स्ट डिव, और उस दौर में क्या था कि फर्स्ट डिव के लिए, फर्स्ट डिवीजन के लिए 70% नंबर होने चाहिए, ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका एक स्टैंडर्ड हो, ठीक है। देन है डिग्री प्रोग्राम। इसमें जो कमीशन ने सिफारिश दी पेश की, उसमें यह था कि बीए के डिग्री प्रोग्राम को उसका पीरियड 2 साल से बढ़ा के उसको 3 साल कर दिया जाए, यानी उसको ऑनर्स की डिग्री करार दिया जाए। लेकिन टीचर्स ने भी, स्टूडेंट ने भी, उनके वालिदैन ने, उनकी तरफ से शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया, तो लिहाजा इसको जो है फिर से दोबारा 2 साल का कर दिया गया, बीए बीएससी जो था आपका, जिसे अब फिर से दोबारा खत्म कर दिया गया है, ठीक है। देन है कि जरिया तालीम। तो कमीशन ने ये सिफारिश पेश की कि कौमी जुबान उर्दू जो है ना, ये तमाम सूबों में बोली भी जाती है और समझी भी जाती है, और इसकी जो इसमें जो कमजोरियां हैं उसको दूर करें, और इसकी जो है डिक्शनरी है, इसके ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाएं, वुसअत दें, और 3rd क्लास से लेकर 12वीं जमात तक लाजमी मजमून के तौर पे उर्दू को पढ़ाया जाए। फिर है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड के बारे में कमीशन ने यह सिफारिश दी कि दरसी कुतब की तैयारी और प्रिंटिंग वगैरह के लिए और इसकी जो है तकसीम के लिए एक खुद मुख्तार इदारा जो है वो टेक्स्ट बुक बोर्ड के नाम से बनाया जाए। और इसके अलावा जो खुलासे और जो हेल्प बुक्स होती हैं, आपकी हेल्पिंग बुक्स होती हैं, गाइड वगैरह, ठीक है, इसको जो है गैर कानूनी करार दिया जाए, और इनकी खरीदो फरोख्त प्रिंटिंग के जो है उसको भी गैर कानूनी करार दिया जाए। 10 है कि इम्तिहानी बोर्ड्स 1959 की जो आपकी एजुकेशनल जो पॉलिसी थी, ठीक है, जो कमीशन था उसने जो पॉलिसी एक छोटी सी बनाई थी, उसमें ये फैसला हुआ था 10वीं और 12वीं जमात के जो एग्ज़ाम होंगे ये जो है यूनिवर्सिटीज़ नहीं कंडक्ट कराएंगी, बल्कि बोर्ड्स बनाए जाएंगे
जो कि ये एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के और रिज़ल्ट को अनाउंस करने के ज़िम्मेदार होंगे। ठीक है, और इस पर्पस के लिए नए इम्तिहानी बोर्ड्स बनाए गए थे, कायम किए गए थे। ये सिफारिश की गई थी, उसके बाद जो है नए बोर्ड्स का क़याम अमल में लाया गया था। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट अगर कोई आपको फिर भी उसमें कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट में लिख दिया करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे व्हाट्सअप करें, यहाँ भी आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, इन टाइम मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम अपनी एजुकेशनल जो पॉलिसी जो है 1970 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 टू 80, इसको हम डिस्कस करेंगे। चूँकि वैसे बेसिकली जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो 5 साल के लिए बनाई जाती हैं। 5 साल की क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि हर गवर्नमेंट ने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कभी जो है डिक्टेटरशिप आ जाती है, कभी जो है गवर्नमेंट को वैसे ख़त्म कर दिया जाता है, तो लिहाजा जब हर नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी एक एजुकेशन पॉलिसी जो है लेकर आती है। तो इसलिए ये आपको जल्दी जल्दी जो है देखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको मिल रही हैं आपकी बुक में। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको देखते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।